हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज उसके आगे के क्लासेस हम लोग करने आए हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन जैसा कि यहां पे पहले ही यहां पे नजर आ रहा है आपको, रिडॉक्स का मतलब रेड प्लस ऑक्स। अब ये नहीं समझ लीजिएगा कि रेड प्लस ऑक्स मतलब लाल बैल, कि लाल बैल वाले रिएक्शन को हम लोग अगर बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहां रेड फॉर द, आपको पता है कि रेड फॉर द रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर द ऑक्सीडेशन। सो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों साथ साथ होते हैं, तो वैसे केमिकल रिएक्शंस को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस कहेंगे। रिडक्शन एंड प्लस ऑक्सीडेशन, इस रिएक्शंस को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस हम लोग कहते हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शंस के केसेस में जैसे मैंने अभी कहा कि ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, तो कुछ रिएक्शंस ले लिए जाए। भाई मान लो हमारे पास ZNO है एंड प्लस C है। अब अगर रिएक्शन हम लोग करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, Zn प्लस CO। बहुत आसान रिएक्शन है। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या देगा भाई, तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें तो कोई दिमाग लगाना नहीं है भाई कि रिएक्शंस क्या है, कैसे रिएक्शंस हो रहा है, बहुत आसान रिएक्शंस है, आपने देख लिया यहां पे। अब यहां पे आइडेंटिफाई करनी है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। तो अगर आप गौर से देखोगे ना, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए हम लोग कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करेंगे बोले तो इस जिंक ऑक्साइड से जिंक और कार्बन से ऑक्सीजन। तो जिंक ऑक्साइड का जिंक से अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं तो देखोगे यहां ऑक्सीजन था, अब यहां पे ऑक्सीजन नहीं है। यहां ऑक्सीजन था लेकिन अब यहां ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन। हिंदी में इसको हम लोग ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया पढ़ा करते थे, क्योंकि हम लोग सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स नहीं थे, हम लोग जो थे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट थे। हम लोग के समय में बिहार बोर्ड हुआ करता था, आपके मम्मी पापा भी पढ़े होंगे, तो उनसे कभी आप डिस्कस कीजिएगा, बोलिएगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, तो शायद एक बार कंफ्यूज हो जाए। लेकिन अगर पूछिएगा कि पापा मम्मी ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्या होती है, फटाक से उनको याद आ जाएगा, अच्छा अच्छा हाँ पढ़े थे, एगो में ऑक्सीजन वहां जाके जुड़ेगा और हाइड्रोजन जो भाग जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते थे। अब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और जिंक है, भैया हो क्या रहा है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन यहां से फटाक से फुल हो गया। तो जैसे यहां से भगा तो रिएक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडक्शन। और यहां तो सीधा सीधा दिख रहा है, कार्बन के साथ कौन आ गया भाई, ऑक्सीजन आ गया। तो प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। ऐसी कुछ और केमिकल रिएक्शन हम लोग और चेक करते हैं। मान लीजिए एक केमिकल रिएक्शन में लिख रहा हूं आपके पास H2S। H2S को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट, और रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, H2S प्लस SO2। प्रोडक्ट का बनेगा H2O बनेगा और S बनेगा। H2O बना और S बना। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। अब इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहां हम 2H2O लिख दिए, 2H2O लिख देते हैं, 2H2O लिख देते हैं। अब एजा 2 सल्फर और 1 सल्फर तो हो गया 3 सल्फर, तो 2H2O हो गया और 3S हो गया। अब यहां पे बताना है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, कौन ऑक्सीडेशन शो करेगा और कौन रिडक्शन शो करेगा। तो यहां पे 2H2S है, यहां 2H2O है, यहां SO2 है, यहां S है। तो हमको नहीं लगता है कि समझाना पड़ेगा कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस तरीके से लिखते हैं यहां पे।
अब यहां पे हमारे पास SO2 है हमारे पास, और यहां पे क्या है भैया, सल्फर है। ऑक्सीजन तो हट गया, और ऑक्सीजन हट गया मतलब रिमूव कर दिया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया मतलब कि रिडक्शन। अब जब वो रिडक्शन हो ही गया है तो दूसरा का ऑक्सीडेशन होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता है। तो एक रिडक्शन हो गया, एक ऑक्सीडेशन हो गया, तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। और एक अच्छी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो अपने पास है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और Al के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, एल्यूमिनियम के साथ, Fe2O3 प्लस Al, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Al2O3 एंड प्लस आयरन। अब यहां पे अपने को बताना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पे भी कंपेयर कर लो। यहां पे मेरे पास एल्यूमिनियम है, यहां पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मतलब एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम के साथ कंपेयर करा लो, आयरन का आयरन के साथ कंपेयर करा लो। तो अब यहां पे Fe2O3 है और यहां पे आयरन है, तो भाई ऑक्सीजन तो है ही नहीं, और अगर ऑक्सीजन नहीं है मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो इसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन। और यहां एल्यूमिनियम है तो हो गया ऑक्सीडेशन। सो दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अब जब रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, तो याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब इसमें ढूंढने के लिए बोलेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ और रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, कौन ऑक्सीडाइजिंग है और कौन रिड्यूसिंग है। तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि जहां ऑक्सीडेशन होगा वो जो एजेंट है वो रिड्यूसिंग कहलाएगा, और जो रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग कहलाएगा। एकदम उल्टा, ऑक्सीडेशन होगा तो एजेंट को रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, और रिडक्शन होगा तो एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो अब जैसे यहां पे क्या हो रहा है भैया, रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो जिंक ऑक्साइड का। तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट है ये क्या क्या हो जाएगा। तो अगर रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास जो जिंक ऑक्साइड है वो क्या कर रहा है, जिंक ऑक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिंक ऑक्साइड, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, कार्बन हो गया। सेम केस यहां पे चेक कर लो, ऑक्सीडेशन कौन का शो कर रहा है, H2S, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन कौन से कर रहा है, SO2, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, Fe2O3। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया हमारा, एल्यूमिनियम। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर दोनों साथ साथ हो रहे हैं, अगर दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं, तो उनको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। रिडक्शन अगर हो रहा है तो उस एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस एजेंट को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हुआ। अब अगर इसका फ्लो चार्ट बनाए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के लिए, अगर फ्लो चार्ट अगर बनाते हैं तो हम लोग देखेंगे क्या कि अगर रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो हमने यहां पे लिख लिया केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शंस में कितने टाइप के रिएक्शंस हम लोग पढ़ लिए, तो पहला जो रिएक्शन हम लोग पढ़े वो पढ़े कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा जो रिएक्शन हम लोग पढ़े वो डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन।
तीसरा जो रिएक्शन हम लोग पढ़े वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट जो पढ़े वो हम लोग पढ़े डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नेक्स्ट लास्ट जो पढ़े वो पढ़े हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। तो इतने टाइप के केमिकल रिएक्शंस हम लोगों ने कर लिए जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के हमारे पार्ट होते हैं। ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, और हम सभी को पता है कि यहां से हमारे बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। बोर्ड में श्योर है कि ये जो हमारे पास जो 5 जो केमिकल रिएक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद केमिकल रिएक्शंस के टाइप में, क्योंकि ये इसके टाइप का पार्ट नहीं है, लेकिन जनरली ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारे एवरीडे लाइफ में भी कहीं ना कहीं तो यूज होता ही है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में भी यूज होता है। तो अगर आप देखोगे ना तो आपकी एनसीईआरटी में या आपका जो अगला जो टॉपिक हम लोग जो पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में उसका क्या क्या है भाई क्यों? तो उसका सबसे पहला जो टर्म आप देखते हो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन है क्या? एक बार सांस लिए सांस छोड़, रेस्पिरेशन इसी को कहते हैं। अगर एक ठेठ लैंग्वेज में बात करें, अगर हम लोग नॉर्मली अगर बातचीत करें भाई रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे कि सांस को लेंगे और सांस को छोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन रिएक्शन। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, ये जानने के लिए ठीक है कि रेस्पिरेशन क्या है भाई, तो एक सांस लेंगे सांस छोड़ेंगे फिर सांस लेंगे फिर सांस छोड़ेंगे तो रेस्पिरेशन रिएक्शन हो गया। लेकिन रेस्पिरेशन रिएक्शन एक बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन है। ये रिएक्शन एक बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन है जो एनर्जी रिलीज करती है सेल से। रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन विच रिलीज एनर्जी इन द सेल। इसको लिख लेते हैं, रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल रिएक्शन which release energy in the cell। एक ऐसा बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज करता है सेल में। अब मेनली अब इस चीज को ना समझते हैं, इस चीज को कि आखिर ये है क्या। हमने कहा कि अब दिमाग में एक ही चीज आता है क्या कि सर हम तो जानते हैं कि सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो उसको हम लोग रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। नो डाउट रेस्पिरेशन है, उसी को कहते हैं। लेकिन अब इस पूरे के पूरे केस में एनर्जी कहां से आ गई? अरे भाई सांस लेंगे नहीं, सांस अगर छोड़ेंगे ही नहीं ना तो पता चलेगा कि ऊपर भगवान को प्यारे हो गए। अभी कोविड वाले केसेस में देख रहे हो बहुत सारा सांस लेने का प्रॉब्लम हो रहा है, लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, ऑक्सीजन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पे लोग जिंदा रह रहे हैं। अब नेचुरल ऑक्सीजन तो है नहीं, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पे वो जिंदा है वहां पे। तो मेनली रेस्पिरेशन के केसेस में क्या होता है कि हम लोग जब सांस लेते हैं, तो जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, वो हमारे लंग्स में इंटर करती है और थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, उसको बायो में एलेवोली कहते हैं। एक तरीके से ये बोलो कि वो एयर सैक्स होते हैं जो हवा को चूसते हैं, चूसक बोलते हैं उसको।
अब लाखों करोड़ों की संख्या में वो छोटे छोटे, जब हम लोग सांस लेते हैं, फेफड़े में जब हवा हम लोग भरते हैं, तो बहुत छोटे 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 वहां पे हमारे पास जो होल्स होते हैं जो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब एब्जॉर्ब करते हैं तो एक लार्ज एरिया में, जो लार्ज एरिया का जो हमारे पास जो मेम्ब्रेन होता है, वो ऑक्सीजन धीरे 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 वो ऑक्सीजन क्या करता है कि उस मेम्ब्रेन में डिफ्यूज होता है और ब्लड सेल्स तक पहुंचता है, और उसके थ्रू धीरे 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 पूरी जो हमारे ऑक्सीजन जो है हमारे हेमोग्लोबिन में मिक्स करती है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। वो बायो वाले क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, और फिर हमारे लंग्स में हमारे और भी जो ऑर्गन्स है, मल्टीपल जो ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन्स तक आसानी से ऑक्सीजन पहुंच जाती है, और उस केस में हमारी हीट एनर्जी भी क्या करती है, रिलीज होती है। अब जैसे एग्जांपल के टर्म पे मान के चलिए हमारे पास अगर एग्जांपल अगर लेते हैं C6H12O6 ग्लूकोज, C6H12O6, अब इसका रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं तो बनेगा क्या भाई, तो नो डाउट यहां पे तेरे पास ऑक्सीजन है, यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन है। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन है तो ये तेरे पास कार्बन है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो CO2 बनाएगा, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर बनाएगा, और प्लस इस केस में एनर्जी भी रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब इस केस में हमारे पास एनर्जी भी रिलीज होगी, और इसी प्रोसेस को जनरली हम लोग रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। और चूंकि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये जो रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जनरली जिसमें हीट एनर्जी हमारी रिलीज होती है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं, और जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। अब जैसे जैसे अपने को तो ये पता है ना कि हमारी जो बॉडी है भाई, बहुत सारे ऐसे जो सेल्स हैं जो हमारे हार्ट को, जो मसल्स को बनाते हैं, हमेशा वर्किंग कंडीशंस में हमारे पास रखते हैं, और ये खासकर बहुत हमारी बॉडी को ये जो एनर्जी है वो वार्म जो है वो प्रोड्यूस करती है, बॉडी को गर्म रखती है, बॉडी को एनर्जी देती है। हम खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी भाई, खाना खा लेते हैं एनर्जी मिल जाती है। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन है उसमें हमारा और आपका कोई रोल नहीं। ये एक बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन है, एक नेचुरल प्रोसेस है। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उस केस में हीट एनर्जी रिलीज होती है। प्रोसेस को रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। एग्जांपल्स के रूप में हमारे पास ग्लूकोज के एग्जांपल्स हो गए। अब ये तो एक रिएक्शन रेस्पिरेशन का हो गया। अब डेली लाइफ में हमारे पास इस रेस्पिरेशन के अलावा, अब डेली लाइफ में रेस्पिरेशन, मैंने अभी कहा कि अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस ना हो तो हम लोग क्या होंगे, डेड हो जाएंगे, अपने को ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं, हम लोगों की डेथ हो जाएगी। अब दूसरा जो रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में है वो कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, अब कंबशन रिएक्शन भी आपके पास पता है कि कंबशन रिएक्शन है क्या, किसको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन? तो जब किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में जब हम लोग हीट करते हैं, जलाते हैं, तो प्रोसेस को बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। खासकर हाइड्रोकार्बन्स को, जो हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके कुछ वीडियो लेक्चर्स भी मैंने डाल के रखे हैं यूट्यूब पे, आप उसको भी देख सकते हो। तो हाइड्रोकार्बन सपोज मामले में हमारे पास CH4 है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, क्या होगा भाई, तो CO2 होगा एंड प्लस H2O बनेगा। मीथेन गैस है, मीथेन गैस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसको हीट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही जितने भी हाइड्रोकार्बन है, लकड़ी को जला दो यार, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ही बनेगी। इथेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, किसी को भी जब हीट करा देते ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो
प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है CO2 प्लस H2O। तो यहां भी कंबशन रिएक्शंस डेली लाइफ में है, घर में खाना बनाते हैं, ब्यूटेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का फॉर्मेशन, गैस सिलेंडर को जब आप लास्ट में खाली हो जाएगा जब हिलाएंगे तो आप जब उसको हिलाओगे ना तो उसके अंदर चलेगा जैसे पानी भरा हुआ है, यस दिस विल बी द H2O। ऑक्सीडाइज हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, अगेन द रिएक्शंस विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब इसी केसेस में एक और टर्म आप देखते हो, कोरोजन। कोरोजन कोरोजन को हम लोग कहते हैं क्या है, आप इसको रस्टिंग के नाम से भी जान सकते हो। आयरन के केसेस में अक्सर हम लोग इसको जानते हैं, और हम लोग ठेठ जो लैंग्वेज जो हम लोग बिहारी लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें कहते हैं मूर्छा लगना। हम लोग जो कोरोजन है ना, कोरोजन को हम लोग कहते हैं लोहा में काला गया भैया तो मूर्छा लग गया है। आप कभी भी पूछ लो, आप जब गांव जाओगे या कभी पूछोगे ना कि अच्छा ये लोहा में काला गया थोड़ा बताइए, तो थोड़ी बोलेगा कि रस्टिंग है और कोरोजन है। वो तो कहेगा ना केकरा में मूर्छा लग गया, अब इसे पेंट करना होगा कोरोजन से बचाने के लिए। तो कोरोजन नहीं जानते, वो रस्टिंग नहीं कहते हैं। आप बोलोगे ना कि तो कोरोडेड हो गया है, इसमें तो रस्ट लग गया है, तो कहेंगे बुढ़वा क्या कह रहे, ये रस्ट और कोरोजन क्या होता है, इसको बोलते हैं मूर्छा लग गया है। अब उसको क्या करते हैं ना, पीट पीट के आप उसको ठोकिएगा तो क्या होगा, ब्राउन कलर का उसे रेसिड्यू बाहर आएगा। तो हमने तो लोहे का बड़ा सा गेट लगाया था, लोहे का दरवाजा लगाया था, अब इसमें मूर्छा कैसे लग गया, कोरोजन कैसे हो गया। तो यहां पे भी अपने पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। जब हम लोग रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं, हमारे पास मान के चलिए कि जनरली हमारे पास आयरन है, आयरन के केसेस में अक्सर आपको देखने को मिलता है। ऐसे कोरोजन तो करीब करीब सारे के सारे मेटल्स में होते हैं, सिर्फ गोल्ड को छोड़ के। अब आयरन मेरे पास है, आयरन अगर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, वो हम और आप जाके उसमें पानी नहीं डालते हैं गेट में कि भैया गेट को हम पानी डालेंगे तो ज्यादा मजबूत होगा, कभी नहीं डालते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक लॉन्ग टाइम में देखते हो ना कि वो कमजोर हो जाते हैं, वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो रीजन यही है कि एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन और वाटर इन दोनों को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद धीरे 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 एक लॉन्ग पीरियड्स में जाके ये Fe2O3.H2O बनाते हैं। Fe2O3 प्लस H2O, XH2 मतलब बैलेंसिंग करने के दौरान जो मोल आएगा उसको हम लोग X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो मेरे पास है ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, और इसी को हम लोग रस्ट कहते हैं, और हिंदी में इसी को मूर्छा बोलते हैं। तो ये हमारे पास Fe2O3.XH2O हुआ, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या इसी को हम लोग रस्ट बोले। और इसी प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। यही हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन है। तो जनरली कोरोजन है क्या, डेफिनेशन अगर हम लोग बोलेंगे तो ये क्या है, एक स्लो ईटिंग प्रोसेस। जो कोरोजन हमारे पास है, तो कोरोजन का जब डेफिनेशन लिखते हैं ना, तो द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग खाना खाने वाला, स्लो ईटिंग अप of the surface of certain metals when kept in open for a long time, एक लंबे समय तक जब ओपन स्पेस में, हम लोग रखते हैं किसी सर्टेन मेटल्स को, तो वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और वाटर इसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद केमिकल रिएक्शंस करता है,
और एक प्रोडक्ट बनाता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, और इसी को हम लोग रस्ट कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ एन आयरन के नाम से जाना जाता है। तो ये रस्टिंग ऑफ एन आयरन हमारे पास हुआ। अब दूसरा और जो लास्ट टर्म है वो है रेंसिडिटी। अब ऐसा नहीं है, अब कभी कभी क्या है ना कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों के जो गुरुजी होते थे, अगर हम लोग सवाल का जवाब नहीं देते थे, गुरुजी जब वो पूछते थे और हम लोग जवाब नहीं देते थे तो सीधे सीधे कहते थे बेटा पढ़ लो, नहीं तो मार के देख का मूर्छा छोड़ा देंगे। अब उस समय ये नहीं समझ में आता था कि मूर्छा मतलब कौन सी जवाब है। अब हमारे बॉडी में थोड़ी वहां पर मूर्छा लगा हुआ है, तो एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है कि मार के मूर्छा छोड़ा देंगे, तो देह का मूर्छा छोड़ा देंगे तुम्हारा। तो आज में पता चलता है कि अच्छा वो रस्टिंग कहते थे। अब तो सीबीएसई बोर्ड को पढ़ने और पढ़ाने के दौरान अपने को सब समझ में आता है, अच्छा ये रस्टिंग है भैया, इसको कोरोजन कहते हैं। नहीं तो हमारे भी दिमाग में वही बैठा हुआ रहता था कि कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग क्या होता है। सीबीएसई बोर्ड वाले जब हम लोग के साथ जब पढ़ना शुरू किए, वो पूछते थे कि दिस प्रोसेस इज नोन एज द रस्टिंग प्रोसेस। हम लोग मुंह बांध के देखते रहते हैं, बोल क्या रहा है भैया, इसको रस्टिंग कहते हैं का। बाद में समझाता था, अच्छा इसी को तुम लोग जो बोलते हो ना मूर्छा लगना, वही हमारा रस्टिंग का प्रोसेस है। तो इसमें एक और टॉपिक है हमारे पास जिसको हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं, और ये भी वही है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी अक्सर हमारे घरों में आप देखोगे क्या कि अगर कोई खाना बना लीजिए, रोटी बना लीजिए, चावल बना लीजिए, और रोटी और चावल अगर आप बना लेते हैं, उसके बाद आप देखोगे उसको छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए, तो ऊपर देखोगे व्हाइट 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 कलर का फफूद आ गया है। अब उसको वो खाना जो है अजीब सा, उसके अंदर से बैड स्मेल आनी शुरू हो गई है। अब जो बैड स्मेल आनी शुरू हो गई है, यही तो रेंसिडिटी है। इसी को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। बाद में जब हायर क्लासेस में जब आप जाइएगा तो इसी को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग प्रिजर्वेटिव हम लोग यूज करते हैं, जो अक्सर आप मैक्सिमम जो हम लोग खाने में ऑयल यूज करते हैं, जो फैट्स यूज करते हैं, वही धीरे 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 जो फूड मटेरियल्स वो डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होने के बाद सड़ जाता है। सड़ने के बाद जो बैड स्मेल आती है, ये पूरा प्रोसेस ही रेंसिडिटी कहलाता है। तो यहां पे भी क्या है मेरे पास, द स्लो ऑक्सीडेशन, the slow oxidation of oils and fats, of oils and fats, oils and fats present in food material, present in food materials, present in food materials, resulting in some bad smelling, compounds are known as रेंसिडिटी। घर में फल ला के रखते हैं, ओपन स्पेस में, फ्रिज में नहीं रखते हैं, 2 दिन के बाद देखोगे खराब हो जाता है, उसके अंदर से क्या है बैड स्मेल आनी शुरू होता है, सड़ा सड़ा गंदा आने लगता है। हम लोग उसको नहीं खाते, उसको फेंक देते हैं। तो जो सड़ने का प्रोसेस हुआ उसी को रेंसिडिटी हम लोग कहते हैं। और बाद में फिर इसको हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, इसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे यूज करते हैं, कुछ केमिकल्स यूज करते हैं। जो फूड पैकेट्स हैं खासकर, उन फूड पैकेट्स में प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए। घर में अगर आप चिप्स बनाते हैं, मम्मी चिप्स छानती है, सुबह में तो जब ताजा ताजा खा रहे हैं तो क्रिस्पी होता है, लेकिन जैसे थोड़ा सा समय बीत जाता है वो क्या एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, इसे फाड़ दीजिएगा। लेकिन वो 5 रुपया का 5.5 पीस जो लेज रहता है
उस लेस को जब आप फाड़िएगा ना तो उसमें देखिएगा डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखिएगा 3 महीना पहले का होगा, 5 महीना पहले का होगा, लिखता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ, बेस्ट बिफोर 6 मंथ, मतलब 6 महीना तक चिप्स खा सकते हैं। और यहाँ बेटा वो घर में जब चिप्स छान रहे हैं तो शाम तक खराब हो जा रहा है, सॉफ्ट हो जा रहा है, मॉइस्चर आ जा रहा है, नहीं खाएंगे। लेकिन वो पुराना 3 महीना वाला 4 महीना वाला खाएंगे फूड। तो है क्या, चिप्स तो वही है, आलू वही है, मसाला वही है जो घर में मम्मी बना रही है, लेकिन वो फूड पैकेट्स हम लोग खा रहे हैं, लेकिन इसको हम 6 महीना तक नहीं खा सकते हैं, शाम को नहीं खा सकते हैं। तो रीजन क्या, ये रेंसिड हो गया। और वो रेंसिड नहीं हुआ है क्योंकि उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें हम लोग बेंजोइक एसिड डाल रहे हैं। पूरा पैकेट इतना बड़ा फूला फूला पैकेट लगता है कि अरे बाप रे बाप पूरा चिप्स से भरा होगा, बेटा फाड़ते हैं तो 5.5 पीस निकलता है 5 रुपया का। तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई है रेंसिडिटी से बचाने के लिए, जिनको प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं। तो ये प्रिजर्वेटिव है जो रेंसिड के प्रोसेस को होने से बचाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यहां पे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। सारे वीडियो लेक्चर्स देखिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में धीरे धीरे आपको फिजिक्स के भी आपको इसमें लेक्चर आपको मिलेंगे, बायोलॉजी के भी लेक्चर मिलेंगे, केमिस्ट्री का लेक्चर तो मिल ही रहा है। प्रयास रहेगा कि और भी सब्जेक्ट्स को मैं धीरे धीरे इसमें जोड़ना शुरू कर दूं। आपके एग्जाम्स तक आपको ढेर सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अब सेकेंड चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। एक बार फिर से प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशंस रहे वो नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। धन्यवाद।